दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों लगता है और जो साबुन होता है वो कड़वा सा क्यों होता है? हमारी किचन से लेकर हमारी बॉडी तक सब कुछ एसिड्स और बेसिस का ही खेल चल रहा है। और आज हम इस खेल के लॉजिक को समझेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर अच्छा खासा आता है, स्पेशली सॉल्ट से हर साल बहुत सवाल आते हैं। और मैं आपको उन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो देखो, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं और ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देते हैं। मतलब जो एसिड्स होते हैं उनमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है कि एसिड्स क्या होते हैं। पहला कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, दूसरा वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और तीसरा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। आए समझ में? अब देखो, इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर अपना मेजर फोकस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एसिड्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड या विनेगर। वहीं पर अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाएंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। जनरली अगर आपको किसी मेटल के पीछे OH या ऑक्सीजन लगा हुआ दिख जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब्सटेंस बेस है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एसिड से H पॉजिटिव आयन और बेस से OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं। तो यहाँ तक एसिड और बेस जनरली क्या होते हैं इसके बारे में हमें अच्छे से आइडिया लग चुका है। आगे हमें समझना है इंडिकेटर्स को। देखो, जैसे हमारी गाड़ियों में इंडिकेटर्स होता है ना कि वो बताता है कि किस डायरेक्शन में मुड़ने वाली है गाड़ी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ही एसिड्स और बेसिस को पहचानने के लिए भी इंडिकेटर्स होते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम सिंपली कहेंगे कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो देखो, मेनली 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें अपनी क्लास में जानना है, जिसमें से पहला इंडिकेटर है लिटमस। तो देखो, एसिड्स में क्या होता है कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिस में क्या होता है, रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पेपर की मदद से हम भी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। आए समझ में? लिटमस के बाद दूसरा इंडिकेटर है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसे हम सभी अच्छे से जानते हैं। हल्दी येलो कलर की होती है और जब हम इसे एसिड से मिक्स करते हैं तो ये सेम ही रहती है, मतलब इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, जिससे हम ये समझ जाते हैं कि ये एसिड है। और जब हम इस येलो कलर की टर्मेरिक को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो ये रेड कलर शो करती है। इससे हम समझ जाएंगे कि ये सब्सटेंस बेस है। टर्मेरिक के बाद अगला इंडिकेटर है फिनोल्फ्थैलिन, जो कि कलरलेस होता है और जब ये एसिड्स में जाता है तब ये सेम टू सेम ही रहता है, यानी कि कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब ये फिनोल्फ्थैलिन बेस में जाता है तब ये पिंक कलर का हो जाता है। ऐसे ही चौथा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो कि जब एसिड में जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है और बेस में ये येलो कलर का हो जाता है। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये चारों ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका कलर एसिड या बेस में जाने के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन इंडिकेटर्स के साथ साथ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनकी स्मेल जो है वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से चेंज हो जाती है। यानी कि जब हम इसे एसिड में मिक्स करेंगे तो अलग स्मेल आएगी और जब हम इसे बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो अलग स्मेल आएगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम आसानी से इंडिकेट कर पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो आइए जानते हैं कि वो इंडिकेटर्स कौन से हैं। तो देखो, ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इस क्लास में हमें 3 मेन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को समझना है, जो कि है ऑनियन, दूसरा है वनीला एसेंस और तीसरा है क्लोव ऑयल। तो देखो, आपको अच्छे से याद क्या रखना है कि तीनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हैं ऑनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, जब ये एसिड्स के कॉन्टेक्ट्स में आएंगे तो इनकी स्मेल आएगी। यानी कि स्मेल सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, जैसी स्मेल आ रही थी वैसे ही आएगी। लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी स्मेल आना बंद हो जाएगी। आए समझ में? देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपके काफ़ी यूज़फुल होगी। मैं जब पढ़ता था तब मैंने इसको यूज़ किया था। देखो कि एसिड्स में क्या होगा, स्मेल आएगी, ए से एसिड्स, ए से आएगी, और बेस में क्या होगा, बंद हो जाएगी। यानी कि एसिड्स में आएगी, बेस में बंद हो जाएगी। इतना आया समझ में?
और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो के एंड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस बिहेव इन वाटर। यानी कि जब एसिड्स और बेसिस वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स इन वाटर, यानी कि जब एसिड्स पानी में जाते हैं तब उनका क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि एसिड्स पानी में यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl जो कि एक एसिड है, जब वो पानी में जाता है तो वो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। तो आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4। तो H2SO4 भी जब पानी में जाता है तो वो भी 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं। कोई भी एसिड बिना पानी के यानी कि ड्राई स्टेट में H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करता है। अब आप एक और गहरी बात समझो कि जब एसिड से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है तो वो H पॉजिटिव आयन बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो अकेला नहीं घूमता है। तो वो H2 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। यानी कि H पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव आयन H2O से मिलकर H3O पॉजिटिव बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड या तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं या तो H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, ये दोनों एक ही बात है। यही H3O पॉजिटिव आयन एसिड को उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे खट्टापन, लिटमस टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी को समझना है, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्टिविटी है ड्राई HCl गैस की। तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि HCl गैस की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो जब NaCl और H2SO4 की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उससे Na2SO4 और HCl गैस बनती है। और ये जो HCl गैस बनती है वो ड्राई होती है यानी कि सूखी होती है, और ड्राई होने की वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाती है। अब आपके सामने दो कंडीशंस है। पहली है कि जब हम ड्राई HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है। तो देखो, इसका रिजल्ट होता है नो चेंज, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, रेड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए पानी है ही नहीं, दोनों ही चीजें ड्राई हैं। HCl गैस भी ड्राई है और ब्लू लिटमस पेपर भी ड्राई है। और हमने पढ़ा है कि एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी जब ही शो करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब ही वो अपने H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। तो इस कंडीशन में दोनों ही चीजें ड्राई हैं, जिस वजह से लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहता है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ड्राई HCl गैस को एक मॉइस्ट यानी कि गीले ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट होता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में बदल जाता है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो HCl गैस थी वो लिटमस पेपर में मौजूद मॉइस्चर यानी कि नमी के कांटेक्ट में आ जाती है, उसे पानी मिल जाता है और वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देती है और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा देती है। तो ये दोनों कंडीशंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी से हमें पता चल जाता है कि एसिड्स अपनी प्रॉपर्टीज तभी शो करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो अभी तक हमने देखा कि एसिड्स जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है। अब हम देखते हैं बेसेस इन वाटर, यानी कि जब बेस वाटर के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है। तो जब कोई भी बेस पानी में डिसॉल्व होता है तो वो OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज करता है, जी हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH जो कि एक बेस है, जब वो पानी के कांटेक्ट में जाता है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। इसी तरीके से MgOH2 पानी में डिसॉल्व होकर Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि दोनों ही एग्जाम्पल्स में OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये बेस है। और जब बेस पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है एल्कलाई। अब एल्कलाई क्या होता है? तो देखो, इसे आप ऐसे समझो कि जितने भी बेसेस होते हैं यानी कि जो सभी बेसेस होते हैं वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, और जो बेसेस पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें ही हम एल्कलाई कहते हैं। आया समझ में? इसका मतलब हुआ कि ऑल एल्कलाइज आर बेसेस, यानी कि जितने भी एल्कलाइज होते हैं वो सभी बेसेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाइज, यानी कि सभी बेसेस एल्कलाइज नहीं होते। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूटिंग एन एसिड एंड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइल्यूटिंग एन एसिड,
यानी कि एसिड्स को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट यानी कि पतला करना। तो देखो जो कंसनट्रेटेड यानी कि जो गाढ़े एसिड होते हैं वो काफ़ी एक्सप्लोजिव होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें यूज़ करने के लिए हमें डाइल्यूट करना होता है यानी कि पतला करना होता है। अब आपके लिए एक सेफ्टी वार्निंग है कि एसिड्स को डाइल्यूट करते टाइम एक बहुत ज़रूरी बात आपको याद रखनी है कि हमेशा पानी में धीरे धीरे एसिड्स को मिक्स किया जाता है, ना कि एसिड में पानी को मिक्स किया जाता है। यानी कि एसिड को ही हम पानी में मिक्स करेंगे धीरे धीरे, वो भी कंसिस्टेंटली स्ट्रिंग करते हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है यानी कि बहुत हीट निकलती है। दूसरा कारण है कि जब हम वाटर को एसिड में डाल देते हैं तो अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो हीट इतनी तेजी से निकलेगी कि वो पानी तुरंत भाप बन जाएगा और एसिड को स्प्लैश कर आपके चेहरे पर फेंक सकता है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो देखो इसका करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे है एसिड इन वाटर। जब आप पानी में धीरे धीरे एसिड डालते हैं तो जो बड़ा वॉल्यूम होता है वो पानी का होता है और वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से कोई भी एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक सेफ वे होती है। अब हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो देखो सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या एसिड्स और एल्कलाइज यानी कि जो सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर है यस। हम जानते हैं करंट पास होने के लिए फ्री आयंस की ज़रूरत होती है और एसिड्स और एल्कलाइज दोनों ही पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, इसलिए एसिड्स और एल्कलाइज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वहीं कुछ कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन आयंस जनरेट नहीं करते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि जब हम एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है, और जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। ये दोनों चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड प्लस मेटल क्या होता है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे Zn जो कि एक एसिड है प्लस H2SO4 जो कि एक मेटल है, गिव्स ZnSO4 जो कि सॉल्ट है प्लस H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो देखो इस रिएक्शन में एसिड्स और मेटल्स ने मिलकर सॉल्ट फॉर्म किया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज की। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, यानी कि जब हम इस हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये था जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। अब हम देखते हैं बेस प्लस मेटल, यानी कि जब हम बेस को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। तो देखो एसिड की तरह बेस भी मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन सभी मेटल्स के साथ नहीं होती है। आपके सिलेबस में केवल जिंक का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको उसे ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल Zn जो कि एक मेटल है प्लस 2NaO है जो कि बेस है, गिव्स Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन जो कि यहाँ रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सोडियम जिंकेट जो कि फॉर्म हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये आपको याद रखना है और ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो अभी तक हमने देखा कि एसिड्स और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एसिड्स और बेस जब मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो देखो आपको मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन समझाता हूँ, उसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक रूल है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3 से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2HCl प्लस Na2CO3 जो कि एक मेटल कार्बोनेट है, जब उससे रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिलता है 2NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इतना आया समझ में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेस्ट फॉर CO2 गैस। अब आप नोटिस करोगे कि इस रिएक्शन में जो CO2 गैस रिलीज हुई है हम उसका टेस्ट कैसे करेंगे, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ये तो हमने देख लिया कि CO2 रिलीज हो रही है, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो इसका एक टेस्ट होता है और देखो इस टेस्ट का एक प्रोसीजर होता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि जो CO2 गैस होती है उसको लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी यानी CaOH2 से पास किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की यानी कि दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्क कलर का हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो CaCO3 होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर हम इसी मिल्क सॉल्यूशन में और ज़्यादा CO2 पास करते जाते हैं
तो जो मिल्कीनेस होती है यानी कि जो दूधिया कलर होता है तो वो डिसअपीयर हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है जो कि पानी में सोल्यूबल होता है, इसलिए जो मिल्क कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ये CO2 का कंप्लीट टेस्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ लिया जा सकता है कि जब CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो क्या होता है, और CO2 गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी प्रोसेस पता होगी तो इसके बीच में से कैसे भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन यानी कि न्यूट्रल करना। तो देखो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl जो कि एक एसिड है प्लस NaOH जो कि एक बेस है, इससे क्या फॉर्म हुआ है NaCl जो कि सॉल्ट है प्लस H2 यानी कि वाटर। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर ही दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से पहला है मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड जैसे कि CuO, MgO, जनरली ये बेसिक नेचर के ही होते हैं। अब चूंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं इसलिए भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है प्लस 2HCl जो कि एक एसिड है, इससे क्या बना CuCl2 जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2 यानी कि वाटर फॉर्म हुआ। तो ये हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स जो कि बेसिक होते हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स को। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2, SO2, अब चूंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं इसलिए ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उससे जब रिएक्ट करती है तो CaCO3 जो कि सॉल्ट होता है प्लस H2O फॉर्म होता है। तो ये हमने देखा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं वो जब बेस से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी कि देखो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस को स्ट्रेंथ के बेसिस पर किस तरीके से बांटा गया है। तो देखो स्ट्रेंथ के बेसिस पर यानी कि ताकत के बेसिस पर एसिड और बेसिस को दोनों को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स को। तो एसिड्स को बांटा गया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों नाम अच्छे से याद रखने हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वहीं वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर कम H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं और ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और जितने भी नेचुरली अकरिंग यानी कि खाने वाले एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। इसी तरीके से बेसिस को भी बांटा गया है, पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, दूसरे होते हैं वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जो पानी में ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH और तीसरा सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। वहीं वीक बेसिस वो बेसिस होते हैं जो कम OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये नाम अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं pH स्केल के बारे में। तो अब सवाल ये आता है कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सेप्टेड तरीका है जिससे हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं जो कि है pH के थ्रू हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो अब देखो pH का मतलब क्या होता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, यानी कि किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा कितनी है, यही काम होता है pH का। इसी के बेसिस पर हम एक स्केल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं pH स्केल। इसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। तो देखो अगर pH 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिक होगी, pH अगर 7 के बराबर है तो वो चीज़ न्यूट्रल होगी और अगर pH अगर 7 से ज़्यादा है तो वो चीज़ बेसिक होगी।
तो ये तो हम सिंपली समझ गए कि 7 से कम वाली चीज़ों को हम एसिडिक कहेंगे, 7 से ज़्यादा वाली चीज़ों को हम बेसिक कहेंगे। लेकिन अब हमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कितना वीक एसिड है, या कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन कितना वीक बेस है? तो देखो, इसका सिंपल सा रूल है कि जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। जैसे पीएच 1 का एसिड पीएच 5-6 के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेस भी उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 40 है, तो वो 8-9 पीएच वाले बेस के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, साथ में वो उनकी स्ट्रेंथ भी बताते हैं, यानी कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हमें केवल एक ही तरह के यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, जो कि है पीएच पेपर। हमें पीएच पेपर के बारे में डिटेल से समझना है। तो अब देखो, पीएच पेपर का काम क्या होता है। तो जब कोई भी सब्सटेंस को पीएच पेपर पर डाला जाता है, तो देखो, कलर जितना रेड होगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कलर ग्रीन होगा तो वो न्यूट्रल होगा, और कलर जितना ब्लू या वॉयलेट होगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस पीएच पेपर की मदद से हम किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आसानी से पता कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन पीएच वैल्यूज हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो पेट में हमारे HCl होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि पीएच वैल्यू यहाँ पर 1.2 है। इसी तरीके से लेमन जूस होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 2.2। प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच 7 होती है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर की बात हो रही है, अपने जो घर में होता है वो प्योर वाटर नहीं होता। इसी तरीके से जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, यानी कि ये स्लाइटली बेसिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता। ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10, यानी कि ये माइल्ड बेस होता है। और आखिरी बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, इसकी पीएच वैल्यू होती है 14, जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये कॉमन पीएच वैल्यूज़ हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखो, पीएच का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी 7 से 7.8 पीएच की नैरो रेंज में ही इफेक्टिवली वर्क करती है, यानी कि अच्छे से काम कर पाती है। दूसरा है एसिड रेन। अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं, जो कि नदियों और एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होती है। तीसरा है टूथ डिके, यानी कि दांतों का सड़ना। ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारे माउथ यानी कि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब हम मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जिससे पीएच 5.5 से कम हो जाता है। इसलिए हमें बेसिक टूथपेस्ट करने की सलाह दी जाती है ताकि पीएच मेंटेन रहे। चौथा है प्लांट्स। प्लांट्स पर भी असर पड़ता है। प्लांट्स को भी हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की मिट्टी चाहिए होती है, जब भी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि पीएच का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं सॉल्ट्स की पीएच को। तो अब सवाल ये आता है कि सॉल्ट की पीएच क्या होती है। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि वो किस एसिड और बेस से बना है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं जिसका पीएच होता है 7। फॉर एग्जाम्पल HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस जब ये रिएक्ट करता है NaOH से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये NaCl बनाता है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसका पीएच 7 होता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये पीएच बैलेंस कर देते हैं, इसलिए पीएच 7 होता है। अब दूसरी कंडीशन देखो कि मान लो एक वीक एसिड है और वो रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से। अब देखो, यहाँ पर क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड पर हावी हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, तो देखो यहाँ पर क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि उसका पीएच 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पर हावी हो जाएगा। तो आया समझ में पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट्स का पीएच किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है एसिड और बेस के ऊपर कि किस तरह का एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बना हुआ है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। तो अब हम देखो फाइनली चैप्टर के आखिरी पार्ट में आ चुके हैं। तो देखो, यहाँ पर हम कई सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है और ध्यान से देखना है।
तो देखो, जब भी हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला है कॉस्टिक सोडा, जिसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो देखो, इसका केमिकल नेम जो कि मैंने आपको बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि NaOH। तो अब इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस देखो। तो ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ब्राइन लेते हैं। ब्राइन का मतलब होता है NaCl का एक्वास सॉल्यूशन, यानी कि नमक का पानी। हम इस ब्राइन से यानी कि इस नमक के पानी से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो देखो, इस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड होता है यानी कि जिसे एनोड कहते हैं, उस पर क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस फॉर्म होती है। और जो कैथोड एंड होता है यानी कि नेगेटिव एंड होता है, उस पर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और सबसे इंपॉर्टेंट NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा फॉर्म होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन प्रोसेस बताओ, तो आपको ये पूरी प्रोसेस बतानी है। अब इसका यूज़ क्या होता है? तो देखो, इसका यूज़ होता है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, या पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, या ऑयल रिफाइनिंग में। तो ये इसके यूजेस होते हैं। तो ये हमने सीखा कॉस्टिक सोडा बनाना। इसी तरीके से दूसरा अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा को, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये तब फॉर्म होता है जब सॉल्ट यानी कि NaCl, वाटर यानी कि H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और अमोनिया यानी कि NH3 आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊं तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसका जो नेचर होता है वो माइल्ड बेसिक होता है। अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा के यूजेस की, तो इसका यूज़ एज एन आंट एसिड यानी कि बेसिक नेचर होने की वजह से ये पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे इनो में होता है। इसी तरीके से बेकिंग सोडा का यूज़ कुकिंग में भी होता है, जैसे पकौड़े वगैरह को फ्लफी बनाने के लिए। तीसरा, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हम पढ़ते हैं बॉसिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहले क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को हीट किया जाता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा S बनता है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स पानी के ऐड किए जाते हैं। इस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तब जाके बॉसिंग सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O फॉर्म होता है। अब दोस्तों, इसके यूजेस क्या होते हैं? पहला, घरों में क्लीनिंग एजेंट के लिए यानी कि साफ सफाई के लिए। दूसरा, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तीसरा, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। फोर्थ, अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका फॉर्मेशन बिल्कुल ईजी होता है। इसका फॉर्मेशन तब होता है जब सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 को पास किया जाता है। तब जाके ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 फॉर्म होता है। अब इसका यूज़ क्या होता है? तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इंडस्ट्रीज के अंदर। दूसरा यूज़ होता है ब्लीचिंग कॉटन यानी कि कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। तीसरा यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के कीटाणुओं को साफ करने के लिए। लास्ट बचा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब होता है हाफ यानी कि आधा H2O। अब देखो, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो देखो, ये तब फॉर्म होता है जब हम जिप्सम यानी कि CaSO4 डाई H2O को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O फॉर्म होता है। इसकी रिएक्शन भी आपको अच्छे से याद रखनी है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। CaSO4 डाई H2O, जिसे जिप्सम बोलते हैं, जब ये हीट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये CaSO4 हाफ H2O यानी कि POP प्लस 1.5 H2O फॉर्म होता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस की, तो POP नाम आपने कई बार सुना होगा। तो POP का यूज़ हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्स बोन्स को सपोर्ट करने के लिए यानी कि प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है। दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए यानी कि पुट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में, छतों में कहीं पर POP का यूज़ ज़रूर सुना होगा आपने। तीसरा, खिलौने यानी कि टॉय बनाने में और डेकोरेशन मटेरियल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। और दोस्तों, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।